हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप डेली क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर 9 AM और 9 PM पर क्विज अटेंड कर सकते हैं, वो भी लाइव। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न जो है वह सोशल प्रोसेस से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रास ने, गिलिंग एंड गिलिंग ने, पार्क एवं बर्गेस ने, मैकाइबर एवं पेज ने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रास। EH रास ने 1905 में 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की और गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणियों की चर्चा की है। और पार्क एवं बर्गेस ने 4 प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण की चर्चा जो है बर्गेस और पार्क ने किया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो पार्क और बर्गेस ने अभी बताया कि संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, ये तीनों जो है सामाजिक सोशल प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं, जबकि संवेदनशीलता जो है एक व्यक्तिगत गुण है, यह एक सामाजिक गुण नहीं है। तो जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इनको 5 प्रकार से बताया गया है। एक सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसातकरण। इन्हें 2 प्रकार में विभक्त किया जाता है। एक संयोजक क्रिया या जो समाज के लिए सकारात्मक कार्य करती हैं, दूसरा विघटनात्मक या विभाजक प्रक्रियाएं होती हैं। संयोजक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण को शामिल किया जाता है। वहीं विघटनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत प्रतियोगिता एवं संघर्ष को रखा जाता है। इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? यह आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन या सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज या सभी हो जाएगा। अगला है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। यह मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। तो किसका कथन है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं और ये मानव समाज के में सदैव से ही विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। मैकाइबर एवं पेज, किंग्सले डेविस, ई बोगार्ट्स या जिन्सबर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा किंग्सले डेविस। अगला, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जी बिको, पी क्रोपोत्किन, रैटजेनहॉफर या LT हॉबहाउस। तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या जी बिको द्वारा किया गया, जियोवानी बिको। इन्होंने उद्विकास के संदर्भ में यह कहा कि समाज असहयोग की निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर बढ़ता है, अर्थात सहयोग की अवस्था तक बढ़ता है। बिको ने बताया कि व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होते हैं और समाज में सहयोग की भावना इसी तरह धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक प्रक्रिया है? नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक सहयोग, जो कि सहयोगात्मक होगा। संघर्ष विघटनात्मक है, प्रतिस्पर्धा विघटनात्मक है और सात्मीकरण ये दोनों सहयोगात्मक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, प्रतियोगिता भी हो सकती है। तो यह
वियोजनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, साथमीकरण। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा असहयोगी प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। तो यहाँ पे जो राइट होगा वह प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या और प्रतियोगिता, ये तीनों असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से सहयोगी प्रक्रियाओं का एक प्रकार नहीं है? समायोजन, साथमीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो सहयोगी प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। बाकी समायोजन, साथमीकरण और सहयोग को सहयोगी प्रक्रिया माना जाता है। प्रतियोगिता, संघर्ष, इनको प्रमुखतः विघटनात्मक या असहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं अनुकूलन, साथमीकरण, आत्मसातकरण, समायोजन, सहयोग या ये सब सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन या प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिस्पर्धा। तो संगठनात्मक, सहयोगात्मक, संयोजक, ये सब एक ही तथ्य के शब्द के पर्यायवाची हैं, जो कि परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, साथमीकरण या समायोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, प्रतिकूलता जो है सहगामी प्रक्रिया नहीं है। तो आपने क्या क्या देखा? एक सहयोग, दूसरा संगठनात्मक, संयोजक या सहगामी, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहयोगी प्रक्रियाएं, आत्मसात की प्रक्रियाएं, असहयोगी प्रक्रियाएं या व्यवस्थापन की प्रक्रियाएं। तो राइट आंसर सी है, असहयोगी प्रक्रियाएं कहा जाता है। जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, क्रांति, द्वंद्व, ये सब क्रांति नहीं तो संघर्ष आएगा। अगला, अगला है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? ई बोगार्ट्स, एम मैकाइबर एवं पेज, जी एस बर्गेस, जैकब मोरोनी। यहाँ पे राइट आंसर जी हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी है। इन्होंने कहा, जब समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब वह प्रत्यक्ष सहयोग होता है। जब एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक या अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्यों को करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहा है। इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की भी चर्चा मैकाइबर और पेज करते हैं। अगला है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से सही नहीं है? यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभवंती हो। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभवंती हो। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। तो इनमें से पूछा कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा कि यह अनिवार्य नहीं है कि समान रूप से लाभवंती हो। यह अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यह अनिवार्य नहीं होता है कि सभी को समान रूप से लाभवंती हो। तो यह कथन सही होगा। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, यह भी कथन सही होगा। सभी सदस्य का समान लक्ष्य अर्थात एक ही लक्ष्य हो, यह भी कथन सही है। जबकि यह कथन गलत है कि यह अनिवार्य है कि सभी को समान रूप से लाभ हो। तो अप्रत्यक्ष में जरूरी नहीं है कि सबको समान रूप से लाभ हो, किसी को कम या ज़्यादा लाभ हो सकता है। असहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है
यह किसका कथन है? तो सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन है मैकाइवर एवं पेज, टहरनडार्फ, ग्रीन, मैक्स वेबर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, या ग्रीन का मानना है। ग्रीन कहते हैं कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने तथा उन्हें शक्ति से पूर्ण करने से संबंधित प्रयत्न को इन्होंने संघर्ष कहा है। अगला कथन है कई राजनीति दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट के समय सहयोग प्रदान करते हैं या सामना करने के योग्य बनाने में सहयोग देते हैं। तो वह सामान्य सहयोग कहा जाएगा, वह तृतीयक सहयोग कहा जाएगा, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, या वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो इस प्रकार के सहयोग को हम तृतीयक सहयोग की श्रेणी में रखते हैं। जब दो समूह आपस में स्वार्थवश लड़ते रहते हैं, लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है, ऐसी स्थिति में कभी कभी समझौता के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समझौते की जो स्थिति बनती है उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तृतीयक सहयोग संघर्ष से उत्पन्न सहयोग की स्थिति में का नाम है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कारगिल युद्ध था, जब सरकार के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो सहयोग संगठनों के समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, सही है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित और असंगठित हो सकते हैं, यह भी सहयोग के सही है। उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तरीके सुनियोजित होते हैं अर्थात योजनाबद्ध होते हैं, यह भी कथन सही है। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाता है, तो यह कथन सहयोग के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पूछा कौन सा तत्व नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा सहयोग के संदर्भ में सही बात नहीं कह रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न तो सहयोग है और न तो संघर्ष है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों मिलते हैं। अगर प्राथमिकता की बात आएगी तो सहयोग को हम प्राथमिकता देंगे। अगर कहीं पूछ ले कि समाज में कौन सा प्राथमिक रूप से पाया जा कौन सी प्रक्रिया प्राथमिक रूप से सहायक है या पाया जाता है, तो उसमें हम सहयोग को सर्वोपरि मानेंगे, संघर्ष को सेकेंडरी मानते हैं। लेकिन दोनों तथ्य समाज में पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला है अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, बदलाव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी होगा, संघर्ष। अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध, प्रतिकार, बलपूर्वक रोकने की जो प्रयत्न होते हैं उसे संघर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, आर डेहरनडार्फ, लुइस कोजर या एच स्पेंसर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जब भी सामाजिक संघर्ष के प्रकारों की चर्चा हो तो कोजर और इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम जॉर्ज सिमेल है, जो भी सकारात्मक मानते संघर्ष के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं। तो कोजर जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इनका जो परिप्रेक्ष्य था वह प्रकार्यवादी था। टर्नर ने इन्हें संघर्ष मूलक प्रकार्यवादी कहा है। कोजर ने अपनी जो पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इनकी प्रमुख पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, में इन्होंने डेहरनडार्फ एवं पार्सन्स का विरोध करके यह बताया कि जो है संघर्ष के कुछ प्रकार्यात्मक पहलू भी होते हैं। जहां डेहरनडार्फ का मानना है कि संघर्ष मात्र विघटनकारी होता है, वहीं पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन को ही देखा, अर्थात इन्होंने कहा समाज जो है संतुलित है। तो इसलिए इनका कोजर विरोध
करते हैं। कोजर का जो संघर्ष का मुख्य कारण है वह स्वार्थों की टकराहट बताया इन्होंने। और टर्नर कहते हैं कि कोजर जो संघर्ष के विचार के लिए काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो इन्होंने प्रकार्यवाद एवं संघर्ष के बीच संतुलन या समायोजन की स्थिति पैदा करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला है संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, रेजनहॉफर द्वारा या स्मॉल द्वारा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोजर के द्वारा संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। पी.एस. कोहेन, लेविस कोजर, आर. डेहरनडॉर्फ या जोनाथन टर्नर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा लेविस कोजर का कथन है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। क्योंकि तमाम परिवर्तन देखे गए हैं अच्छे बुरे, उसमें संघर्ष हुआ है, लेकिन वह जो परिवर्तन का परिणाम आया है वह सकारात्मक आया है। अर्थात समाज परिवर्तन के लिए संघर्ष में सहयोगात्मक या प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। वहीं जैसे मार्क्स कहते हैं कि जो संघर्ष है केवल पूंजीवादी और सर्वहारा के बीच होता है, बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच होता है, तो उसकी अपेक्षा इन्होंने केवल दुष्प्रकार्यात्मक की चर्चा की है संघर्ष के। लेकिन यहाँ पे लेविस कोजर जो है इसके प्रकारों की चर्चा करते हैं। किसने कहा है कि मानवीय संबंधों में सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, लेविस कोजर, राल्फ डेहरनडॉर्फ। तो किसने कहा कि जो मानवीय संबंध में संघर्ष सदैव विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा किंग्सले डेविस। अगला मानव हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? डेहरनडॉर्फ, रात्सेनहॉफर, ओपेनहाइमर या कोजर। तो रात्सेनहॉफर जो है गुस्ताव रात्सेनहॉफर इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि मानव हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। अर्थात सभी अपने समूह या स्वयं के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। अगला है निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन और अस्थिरता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए होगा। संघर्ष की विशेषता में निरंतरता को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी समाज में निरंतर संघर्ष की स्थिति नहीं रहती है और न ही हमेशा सहयोग की स्थिति में रहता है। अतः संघर्ष और सहयोग दोनों कुछ समय में आते जाते रहते हैं। इन्होंने कहा संघर्ष के जो मूल व्यक्तियों का समूह होता है वह अपने हितों के लिए संघर्ष करता है और दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने हितों के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष या वैयक्तिक संपर्क हो सकता है, सामाजिक मूल्यों का हनन भी होता है और अस्थिरता समाज में बनी रहती है संघर्ष के कारण। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।